ग्लोबल मार्केट में जिस तरह का उतार चढ़ाव है, जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है, उसको लेकर बार बार खबरें आती दिख रही है और बाजार भी बड़े वोलेटाइल होते दिख रहे हैं। और इसीलिए हम आजकल लगातार बार बार देवीना जी को आमंत्रित कर रहे हैं शो पर। देवीना जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ढेर सारा एक्शन वीकेंड पर हुआ है, हमारे लिए लंबा वीकेंड था। 3 दिनों में बहुत कुछ बदला है दुनिया भर में। ये समझाएं कि ये जो पूरे डेवलपमेंट हुए हैं टैरिफ वॉर को लेकर वीकेंड पर, जिसमें ट्रंप साहब ने थोड़ा चिप्स, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर थोड़ी सी रिलीफ दी है, इसे क्या समझा जाए? पूरा ये टैरिफ वॉर अमेरिकी बाजारों के लिए, दुनिया भर के बाजारों पे किस तरह का असर डालेगा? ये एक तो ये बात है कि उन्होंने कितनी रिलीफ दी है ये भी अभी तक तो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक बार आया रिलीफ दी है, फिर आया नहीं नहीं इसका ये मतलब नहीं है, आप इस तरह से देखें, वो एक बात है। और उस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया रहती है वो दूसरी बात है, क्योंकि चीन ने भी सोचा समझा हुआ है कि कौन कौन सी चीजों को एक सीधा स्पष्ट बैन ना करके भी कैसे रोका जा सकता है जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ हो। तो ये तो अभी दो हाथी लड़ ही रहे हैं। मुझे तो लगता है इतनी आसानी से तो सब बदलता नहीं, और ट्रम्प जी का तो रोज जो नया एक तरह से शगुफा वो छोड़ते हैं, और वो उसके कारण बाजार में इतना उतार चढ़ाव होता है। जैसा पिछली बार आपके यहाँ आए थे तो बाजार में कोहराम आपने बोला था, और आप वैसे आप पिछले पूरे सप्ताह को देखें तो भारतीय बाजारों में मेरे ख्याल 0.2 या 0.3 की ही का बदलाव हुआ था, और आज तो बाजार ऊपर है। तो इसलिए अब आजकल ये रोज रोज की खबरों पर प्रतिक्रिया करने का और उसके अनुसार बाजार में खेलने का मतलब है नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल, बात तो सही है। क्या समझें फिर भारतीय बाजारों पर कितना असर, क्या कैसे देख रहे हैं आप इन सारी चीज़ों का? क्या हमारे यहाँ भी रिलीफ रैली हो रही है, वो ठीक है? वर्स्ट इज बिहाइंड अस? क्या बुरा समय हमारे लिए टैरिफ को लेकर और बाजारों को लेकर बीत चुका है? ये टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय बाजारों पे बहुत सीधा सीधा तो बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारा निर्यात उतना अधिक है नहीं, और अमेरिका को तो उतना ज्यादा है ही नहीं। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत आसान तरीका है अगर आपको वो बैलेंस वहां पर बनाना है कि अमेरिका से कच्चा तेल खरीद लीजिए। अमेरिका आजकल कच्चा तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं। शायद बहुत लोगों को, आपके दर्शकों को ये बात मालूम ना हो कि अभी भारत पूरे विश्व में नंबर 1 क्रूड प्रोड्यूसर अमेरिका है। तो और तो हमारे साथ उतना ज्यादा मारपीट है भी नहीं एक तरह से अमेरिका की, क्योंकि हम उतना निर्यात करते नहीं हैं। और वहां पर हमारी सरकार तो बोल रही है कि पहले से ही हम संधि पर बातचीत चल रही थी और वो हो जाएगी, और तो सीधा सीधा तो बहुत ज्यादा असर नहीं है। लेकिन जो पूरे विश्व पर एक असर अर्थव्यवस्था और बाजारों से अतिरिक्त भी है, वो ये है कि 80 साल से एक तरह से विश्व एक तरह से चल रहा था, एक जिसे बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्डर था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कि नेटो है, बहुत सारी मल्टीलैटरल संस्थाएं थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो सबको अब एक तरह से तहस नहस कर दिया गया है। तो उसकी जगह क्या आएगा, कौन से देश आगे बढ़ेंगे, कौन लीडर बन के आएगा, वो सब चीजें अलग हैं। पर भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजारों पे मुझे बहुत ज्यादा सीधा तो असर लगता नहीं है। वो है कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा स्लो डाउन होती है तो उससे कुछ चीजों पर डिमांड पे फर्क पड़ेगा, पर वो तो अभी थोड़ा समय है। ये कह रहे हैं कि 80 साल बाद अगर वर्ल्ड में लीडरशिप बदलनी है, तो ये बदलने का ये सही समय है। मतलब ट्रंप ने सेल्फ गोल कर दिया और उसका फ़ायदा चाइना नहीं। तो यही 5 साल पहले 2020 में जब कोविड हुआ, तो उसके बाद चाइना तो अनटचेबल ही हो गया था। सब मतलब नफरत करने लगे थे। मतलब ये उनके लिए मतलब एकदम क्या मतलब गोल्डन पीरियड आ गया इस लिहाज से। ये लीडरशिप बदल के अगर चाइना के हाथ में जाती है तो ये क्या पूरे विश्व के लिए अच्छी बात होगी? ना। अगर ऐसा होता है, आपने जो बात करी, क्या हम्म। भारत भी खुश होगा कि चीन बन जाए विश्व का असरदाना एक तरह से? तो वो तो मुझे तो लगता है कि वो बहुत सारे देशों के लिए खतरे की घंटी होगी, और ताइवान, भारत सब उसी में है। तो ऐसा ये बात ठीक है कि अमेरिका हो या उसके जो यूरोपियन साथी, उन्होंने बहुत सारी चीजें गलत भी की हैं।
पर चाइना उनसे बेहतर विकल्प है क्या, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं इस चीज की कभी भी हिमायती नहीं रही हूँ कि अगर जो सिस्टम चल रहा है उसमें खामियां हैं तो कुछ भी उससे बेहतर होगा, कुछ भी कभी बेहतर नहीं होता है। ये बात मुझे बचपन में ही समझ में आ गई थी जब बिल्कुल। ईरानियन रेवोल्यूशन को देखा था कि ठीक है, जो भी वो राजा जो शाह थे पहलवी साहब जो भी कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह जो आया वो तो उससे बदतर ही था। तो मुझे नहीं लगता कि चीन की लीडरशिप अमेरिका की लीडरशिप से बेहतर होगी। हाँ, प्रॉब्लम वही है कि मतलब एक तरफ सांप ना आते, दूसरी तरफ नाग ना आते। मतलब अमेरिका कम खराब है इस लिहाज से देखा जाए तो। ये तो पहली बार ट्रम्प साहब ने आके इतनी हंगामा मचाया, नहीं तो फिर ठीक-ठाक ही चल रहा। अच्छा, ऐसे में बताएँ हमें क्या करना है? हमारे निवेशकों को क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जब डर डर का माहौल हो, घबराहट का माहौल है, जैसे पिछले 2 हफ्तों में था कि अब निकल जाए, एसआईपी बंद कर दें, निवेश ना करें, इक्विटी बाजारों से निकल जाए, तो ये अधिकतर ऐसा ही समय होता है जब आपको निवेशित रहना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, विश्व में जितनी भी रिसर्च स्टडीज हुई हैं, और खाली अमेरिका में ही नहीं, जिस भी देश में हुई हैं, चाहे पोर्चुगल हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे अमेरिका हो, एक ही चीज समझ में आती है कि जब सेंटिमेंट खराब होता है, जब लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, डर का माहौल है, निकल जाए, उसके बाद का रिटर्न औसत से ज्यादा होता है। और जब सब चीज बहुत ही अच्छी लग रही होती है, जैसे कि आप 2024 में अधिकतर समय लोगों को लगता था कि बाजार में पैसा बनाना कितना आसान है, कुछ भी ले लो और कितना चल जाता है, तो उस समय आप, वो खतरे की घंटी होती है, उस समय आपको थोड़ा सोचना चाहिए। इस तरह के माहौल में बाजार में निवेशित नहीं रहे, ये मेरी राय नहीं होगी। जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 100% इक्विटी में मत डालिए, लेकिन जैसे अगर आपने निर्णय लिया हुआ है कि 60% इक्विटी में डालना है और अभी आपने 30% उसमें निवेशित है, तो धीरे धीरे करके बाकी का भी डालिए। ये ऐसा समय नहीं है कि जब बाजार में नहीं रहे। ये आंकड़ा भी मैंने पहले दिया है कि 40-45 सालों में भी अगर आप 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर जाते हैं तो 2/3 रिटर्न आपका चला जाता है। और अक्सर जो छोटे निवेशक होते हैं वो गलत टाइम पर एंट्री और गलत टाइम पर निकलते हैं। आप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देख लीजिए तो निवेशक, अधिकतर निवेशक, 50% से ज्यादा निवेशक 2 साल भी निवेशित नहीं रहते हैं। तो वो जो 20 साल और 30 साल का कंपाउंडिंग का जो डेटा है वो फिर थ्योरी में ही होता है, असल में आपको वो कंपाउंडिंग मिलती नहीं, क्योंकि आप गलत समय में निकल जाते हैं। लेकिन एक मैं उसके साथ जरूर बात कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि जहां आप निवेशित हैं वहीं निवेशित रहिए, कि पिछले साल बहुत कुछ ऐसा चला जो अब कभी वापस नहीं आएगा या लंबे समय तक वापस नहीं आएगा। तो हो सकता है आपका स्टॉक 30%, 40% गिर भी गया हो, तो अब आप उसका इंतजार नहीं करिए कि उसी से मुझे 100 पे जाना है। आप जो अभी ठीक लगता है वहां निवेशित रहिए, लेकिन निवेशित रहिए। ठीक बात है, इन्वेस्टेड और ये रहिए। मेरी राय, जी, मतलब पिछले तीन जी। तिमाही से, पिछली जुलाई से तो कम से कम मैं यही कह रही हूँ हाँ, ठीक कि बात है, थोड़ा बिल्कुल। स्टेडी पोर्टफोलियो रखिए, जहां बहुत अति हो गई है वहां से निकलिए, और लेकिन निवेशित रहिए। बिल्कुल। अच्छा, ग्लोबली आपको कहीं लगता है कि कुछ-कुछ मार्केट ऐसे हैं जो बहुत अट्रैक्टिव हो गए हों? भारत के अलावा, भारत तो ख़ैर आपको पसंद है ही, हमेशा से आप कहती भी हैं। लेकिन ऐसा कोई मार्केट ऐसा लगता है कि जो बहुत अभी पैसा लगाने लायक हो गया हो ऐसा? देखिए, 2-3 महीने पहले हमने जो अपने ग्लोबल फंड और पोर्टफोलियो में जो बदलाव किया था, उसमें अमेरिका को थोड़ा अंडरवेट किया था, कम किया था, और थोड़ा फिक्स्ड इनकम बढ़ाया था, और यूरोप बढ़ाया था। चाइना पर भी हम ओवरवेट रहे हैं, चाइना पर तो पहले से ही ओवरवेट थे, और भारत पर थोड़ा ओवरवेट। तो ये फिलहाल ऐसा लगता है अभी फिर से एक बार रीबैलेंस का समय आ रहा है, तो एक बार फिर देखेंगे कि कुछ उसमें और बदलाव करना है तो। बिल्कुल ठीक बात है। देवीना जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने और विस्तार से ग्लोबल मार्केट्स पर हमारे दर्शकों को राय दी और साथ ही ये भी बताया कि ये मार्केट ऐसा है जिसमें आप इन्वेस्टेड रहें, ज़रूरी हो तो पोर्टफोलियो में बदलाव कर लें, अच्छी क्वालिटी के शेयरों को खरीदें और कमज़ोर क्वालिटी के शेयर अगर है तो वहाँ से एग्ज़िट ज़रूर करें। लेकिन मार्केट छोड़कर भागना ये उचित नहीं रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आइए शुक्रिया। बढ़ते आगे और वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स का। सेठ साहब तैयार हैं? बताएँ सर।